गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आप लेसन पढ़ रहे थे 6 अभिक्रिया। आज हमने पढ़ा था इससे पहले इसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, पूरा पढ़ा था आपने। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, लिखने के चरण, विशेषताएं, सीमाएं। सीमा क्या होती है, कमियां। तो रासायनिक समीकरण, तो देखिए रासायनिक समीकरण सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर लिखने के चरण, फिर इसकी विशेषताएं और फिर इसकी सीमा, कमियां। तो आज कंप्लीट रासायनिक समीकरण का टॉपिक कंप्लीट करना है। तो देखिए रासायनिक समीकरण, पहले परिभाषा। तो इस परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अणुसूत्र प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना या लिखना या दर्शाना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो जब हम इनको लिखते हैं अणुसूत्र प्रतीकों के रूप में तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को पदार्थों को किसके रूप में, अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में, अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा। उदाहरण है, जैसे आपने देखा होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को अणुसूत्र प्रतीकों के रूप में लिखना, जैसे C प्रतीक, O2 अणुसूत्र, और क्या बन गया, CO2। ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अणुसूत्र प्रतीकों के रूप में दर्शाना, प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र CO2। ठीक क्या होगा, रासायनिक समीकरण। परिभाषा समझ में आ गई। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। 9th में बताया था, अभिकारक या क्रियाकारक। और इनसे बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, उत्पाद, या हम क्या कहते हैं इसको, क्रियाफल। पूछ लिया जाता है कभी एक नंबर में कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो क्रियाकारक। जल्दीबाजी भूल जाए, लिख दे क्रियाफल, तो गलत गया, 1 नंबर गया आपका। तो ध्यान रखना, क्रियाकारक या अभिकारक। और इनसे जो बनने वाला पदार्थ है वो उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है। अब हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, परिभाषा हो गई। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, लिखने के
चरण कैसे लिखेंगे? तो इसके 6-7 चरण हैं लिखने के। सबसे पहला चरण क्या है? ध्यान से ये चरण समझना। चरण समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करने की, मतलब उसको याद करने की बजाय समझना चाहिए। तो पहला क्या है इसका? रासायनिक समीकरण लिखने का पहला चरण है कि एक तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सब लिखा जाता है तीर से पहले। तो पहला चरण किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर से पहले लिखते हैं। ठीक है, किधर? तीर के पहले मतलब बाईं तरफ तीर के, और इनसे बनने वाला जो पदार्थ है उनको तीर के बाद मतलब दाईं तरफ लिखा जाता है। आगे समझ में? सबसे पहले भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहते हैं और बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक को ख लिखते हैं तीर के निशान से पहले, ठीक है, और उत्पाद को ख लिखते हैं तीर के निशान के बाद। पहला चरण। दूसरा चरण ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पादों की संख्या एक से अधिक है। मान लो एक ही है, एक है, जैसे MgO है, तो इससे बन गया Mg+O2। ठीक है, तो जब अभिकारक या उत्पादों की संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह। क्या लगाया जाता है? प्लस। जैसे C अभिकारक कितने? 2 है, तो किसका चिन्ह लगा दिया हमने? प्लस का। ये दूसरा चरण है लिखते समय। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखते समय ध्यान रखना, यदि अभिकारक और उत्पाद की संख्या एक से अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जो अभिकारक उत्पाद है दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होती है? समान। क्या होती है? समान। जितने परमाणु इसमें अभिकारक में भाग ले रहे हैं C+O2, इससे क्या बन गया? CO2। जैसे Mg+O2, इससे क्या बन गया? MgO। तो दोनों तरफ अभिकारक उत्पाद, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होती है? समान। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर भी कितने? 2। कार्बन का कितना? 1, तो यहाँ भी कितना? 1। तो हमेशा बराबर होती है। नहीं हो रही है तो हम उनमें परमाणु की संख्या को घटा बढ़ा करके उस समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित। क्या करते हैं? संतुलित। अगर परमाणु की संख्या समान नहीं है तो घटा बढ़ाकर, इसमें नहीं है ना, Mg 1 है लेकिन OK कितने? यहाँ 2, यहाँ कितना? 1, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ आगे 2 लगाएंगे, इसका आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 Mg के हो गए, 2 Mg के हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, तो ये मतलब समीकरण क्या हो गया? संतुलित। यदि संतुलित नहीं है तो उसका आगे परमाणु की संख्या को घटा बढ़ा करके संतुलित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुमान विधि। कौन सी विधि कहते हैं? अनुमान विधि। हनुमान नहीं है, अनुमान। इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि के द्वारा हम समीकरण को क्या कर लेते हैं? संतुलित। क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, 4 नियम हो गए। पांचवा नियम ये है इसका लिखने का कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के ठोस के लिए क्या लिखते हैं? S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। जैसे ये कार्बन है, कार्बन ठोस है तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? S। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस, तो क्या लिख देंगे? G। CO2 क्या है? गैस, तो क्या लिख देंगे? G। Mg क्या है? ठोस, तो S। ऑक्सीजन क्या है? G, गैस, और Mg राख होती है, ये भी ठोस हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की अवस्थाओं को दर्शाने के लिए, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखते हैं। ठीक है, अब जो पॉइंट 6 है, पॉइंट 6 ये है कि मान लो किसी अभिक्रिया में जलीय विलयन है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इससे बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड ठोस, ये लिक्विड जल है, और ये क्या होगा? जलीय विलयन। इसका जैसे जल डालेंगे इसमें क्या बन गया? ये विलयन। तो जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं, एक्वास। क्या लिखते हैं? AQ। क्या लिखते हैं? AQ। ये ध्यान रखना। ठोस के लिए S, जल के लिए L
द्रव के लिए और गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। पॉइंट नंबर 7वां पॉइंट ये है कि किसी भी अभिक्रिया में ताप को दर्शाना है या दाब को दर्शाना है तो वो ताप और दाब, किसी कोई भी अभिक्रिया किस ताप दाब पे हो रही है तो वो ताप दाब कहाँ लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर। जैसे ये अभिक्रिया है, जैसे मान लो ये 70 केल्विन और 120 ATM दाब, एटमॉस्फेयर दाब होता है, इस पे हो रही है तो ये कहाँ लिखा हमने, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। 8वां पॉइंट ये है कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगी, उत्क्रमणीय। इसका मतलब क्या है कि इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, और अनुत्क्रमणीय के लिए सीधा निशान लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 9, ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए जैसे N2 प्लस 3H2, इससे बन गया 2Na3। क्या बन गया, 2Na3। तो ये जो है अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, शोषी। इसके लिए क्या करते हैं, यदि शोषी है तो हम प्लस लगा देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस। ये इतनी ऊष्मा हो गई, किलो कैलोरी लगा दो आगे, 300 किलो कैलोरी। कैलोरी किसकी होती है, ऊष्मा। और यदि माइनस लग रहा है तो क्या हो जाएगी, प्लस है तो उत्सर्जित हो रही है ऊष्माक्षेपी, और माइनस है तो ऊष्मा कौरी शोषी, तो क्या जाएगा, ऊष्मा शोषी। तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा करके ऊष्मा शोषी और क्षेपी को दर्शाया जाता है। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट ये है कि उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे इसको ऊपर लिख दिया हमने, ये Fe, और इससे बन गया 2Na3। तो इस तीर के निशान के ऊपर जो लिखा हुआ है ये किसको दर्शाएगा, उत्प्रेरक को। किसको दर्शाएगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये बढ़ा रहा है घटा रहा है वो बात की बात है, लेकिन उत्प्रेरक कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर। तो ये हो गए लिखने के चरण। फिर एक बार मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहला चरण, किसी भी अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक तीर के निशान के पहले बाईं ओर और उत्पाद तीर के निशान के बाद दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा है यदि अभिकारक उत्पादों में परमाणु की संख्या 1 से अधिक है तो उनमें बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा, किसी भी अभिकारक उत्पाद में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या समान होती है, नहीं है तो घटा बढ़ा करके उनको संतुलित किया जाता है। इसे हम अनुमान विधि द्वारा किया जाता है काम, एटेंट ट्रायल मेथड द्वारा। इसके बाद में है उत्प्रेरक को हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, ताप दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखाया जाता है, उत्क्रमणीय के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है, शोषी के लिए माइनस और क्षेपी के लिए प्लस का चिन्ह लगाया जाता है लास्ट में। ठीक है, और ठीक इसके बाद में देखिए इस रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, 5 विशेषताएं इसकी। पूछ रहे 2 विशेषताएं तो आपको याद रखनी ही है। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, यदि आपको चरण याद है तो विशेषता अपने आप याद हो जाएगी। विशेषता क्या है, चरण से हमें जिस बात का पता चलता है वही क्या, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, तो विशेषताएं, पहली विशेषता किस चीज़ का पता चल रहा है आपको, अभिकारक व उत्पादों की संख्या का, कि इसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, उसमें कितने ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो इसका पता चलता है। पहली विशेषता अभिकारक व उत्पादों की संख्या का पता चलता है। दूसरी, रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया में भाग लेने वाले ताप, दाब और उत्प्रेरक के बारे में पता चलता है। तीनों को एक साथ में लिख देते हैं। तीसरा, रासायनिक समीकरण से ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया का पता चलता है। चौथा पॉइंट, रासायनिक समीकरण से उत्क्रमणीयता का पता चलता है। 4 पॉइंट हो गए, उत्क्रमणीयता का पता चलता है, ऊष्माक्षेपी शोषी का पता चलता है, ताप दाब उत्प्रेरक का पता चलता है, अभिकारक व उत्पादों की संख्या का पता चलता है, और किसका पता चलता है। तो ये 4 पॉइंट आपको कम से कम याद रखने हैं। इसके बाद में अब आती है इसकी सीमाएं।
रासायनिक समीकरण की सीमाएं, कमी क्या रही, इसकी दो सीमाएं, ये वेरी मोस्ट है, याद रखना, एक नंबर में पूछ ली जाती है सीमाएं। पहली सीमा है कि रासायनिक समीकरण की पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण की पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती, पूर्णतः, ठीक है। दूसरी, इसमें अभिकारक उत्पाद की सांद्रता के बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है। इसमें अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में, सांद्रता ध्यान रखना, सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है, नहीं चलता है। ये दो कमी इसकी, पता नहीं चलता है। तो उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता, रासायनिक समीकरण की पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको सफाई से होमवर्क कॉपी में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? चरण याद है तो विशेषता अपने आप याद हो जाएगी। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? इनकी 4 विशेषताएं लिखिए, इनकी 4 विशेषताएं लिखिए। रासायनिक समीकरण की 4 विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक समीकरण की 2 सीमाएं लिखिए। रासायनिक समीकरण की 2 सीमाएं लिखिए। समीकरण की 2 सीमाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये आपने 9th में भी सीखा था। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला Mg + O2 MgO, दूसरा N2 + H2NH3, दोनों समीकरणों को संतुलित करना है।